वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डायनामिक्स 1 का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स 2। यस, तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ डायनामिक्स 2। ओके, ये चैप्टर नंबर 4 है, ये भी आपको पता है कि चैप्टर नंबर 4। अच्छा, डायनामिक्स 1 में हमने फोर्स को डिस्कस किया था कि फोर्स होती क्या है और फोर्स लगने से क्या हो सकता है। हमने देखा था कि वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है या फिर फोर्स लगने से मोमेंटम में तब्दीली आती है। अब डायनामिक्स 2 में हम ये डिस्कस करेंगे, फोर्सेस को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन फोर्सेस की जो पहली चीज़ है दैट इज़ टर्निंग इफेक्ट को डिस्कस करेंगे कि फोर्सेस जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं बॉडी में। नंबर 2 हम देखेंगे फोर्सेस की रेजिस्टिव नेचर, कि किस तरह से फोर्सेस जो हैं वो मोशन को अपोज करती हैं। तीसरी हम डिस्कस करेंगे अबिलिटी टू रोटेट a body इन सर्कल। तो ये 3 इफ़ेक्ट्स जो हैं हम मेनली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फ्रिक्शन, इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, किस तरह प्रोड्यूस होता है, इसकी रेजिस्टिव नेचर क्या होती है, एबिलिटी टू रोटेट यानी बॉडी को ये सर्कल में घुमा सकती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर सकती है। ओके, ये तो एक समरी सी होगी। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये कोई लाइन है। ओके, अब इस लाइन के अलोंग अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, अगर मैं इस लाइन के अलोंग फोर्स अप्लाई करूँगा तो इस लाइन को मैं डिफाइन कर सकता हूँ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स लग रही है। अच्छा, अब ये इस तरह भी हो सकता है कि मैं कहता हूँ कि ये कोई लाइन है इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इस लाइन के अक्रॉस जो है वो फोर्स अप्लाई करता हूँ तो फिर मेरा जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, वो पहले से चेंज हो जाएगा। तो इसको भी मैं क्या कह सकता हूँ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी वो लाइन जिसके अलोंग मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उस लाइन को मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कह सकता हूँ। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ इस तरह से, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, द लाइन along which force acts is known as line of action of force। ठीक है, तो ऐसी लाइन जिसके अलोंग मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उस लाइन को मैं ये कह सकता हूँ, उस इमेजिनरी लाइन को मैं ये कह सकता हूँ कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ऑलराइट, तो ये पहला कॉन्सेप्ट कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रही है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फोर्सेस ऑन बॉडीज, अब फोर्सेस ऑन बॉडीज में सबसे पहली जो टाइप है दैट इज पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्सेस,
इनको हम डिफाइन कर सकते हैं द फोर्सेस दैट एक्ट्स along a parallel lines whether they are in same direction या whether they are in same or in opposite डायरेक्शन, चाहे वो स्ट्रेट मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है। मैं यहाँ पे दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, अगर फोर्सेस जो हैं, अगर फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं इस तरह से, तो इन्हें हम कह सकते हैं पैरेलल फोर्सेस। इसी तरह से लाजमी नहीं है कि ये एक ही डायरेक्शन में लगे, हो सकता है कि एक इस डायरेक्शन में लगे, हो सकता है कि एक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे। तो मैं आपकी आसानी के लिए जो है इसको नाम दे देता हूँ F1, इसको मैं नाम दे देता हूँ F2। इसी तरह से मैं इसको नाम दे देता हूँ F1 और इसको मैं नाम दे देता हूँ F2। तो यहाँ से आपने ये चीज़ नोटिस की कि ये सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, जबकि नीचे वाली जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो पैरेलल फोर्सेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो एग्जैक्टली आपस में पैरेलल हो, क्योंकि दोनों ये इनके दरमियान एंगल जो है F1 और F2 के दरमियान एंगल जो है वो 0 बन रहा है। तो ये दोनों की दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। अब पैरेलल होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा इनकी जो है वो सेम डायरेक्शन होगी, तो इवन कि इनकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, तब भी आप इन्हें पैरेलल फोर्सेस जो है वो क्या कह सकते हैं। ओके, अगर आपने इस तरह से डायग्राम नहीं बनानी तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। मीन्स टू से आप कह दें कि जी ये दो फोर्सेज हैं, ये भी पैरेलल हो सकती हैं। इसी तरह से एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, इनको आप नाम दे दें, इसको F1 कह लें, इसको F2 कह लें, ठीक है। तो ये भी फोर्सेस हमारे पास क्या हैं, पैरेलल हैं। चाहे आप ये डायग्राम बना लें, चाहे आप ये डायग्राम बना लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। फोर्सेस जो हैं पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं, चाहे उनकी डायरेक्शन सेम है, चाहे उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, आप उन्हें पैरेलल फोर्सेस कह सकते हैं। ओके, ये नोट कर लिया तो हम आगे चलते हैं। वैसे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखें, पैरेलल फोर्सेस जो हैं, यस ये देखिएगा ज़रा, पैरेलल फोर्सेस जो हैं, पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। यस, पैरेलल फोर्सेस दो तरह की हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस, और दूसरी को हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यस, अगर तो आपने ये दोनों फोर्सेस ड्रॉ की हैं, मीन्स टू से कि ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों आपस में क्या हैं, इसको आप F1 कह लें, इसको आप F2 कह लें, दोनों पैरेलल भी हैं और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस। लेकिन इसी तरह से अगर फोर्सेस की एक की डायरेक्शन ये है और एक की डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है, तो हम कहेंगे कि ये फोर्सेस जो हैं इसको आप F1 कह लें, इसको आप F2 कह लें, ठीक है। तो ये फोर्सेस जो हैं वो क्या होंगे, क्या कहलाएंगे, यस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ये दोनों पैरेलल फोर्सेस ही,
लेकिन जब डायरेक्शन सेम होगी तो हम कहेंगे ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो हम इन्हें क्या नाम देंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का। तो आई होप सो कि यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने अभी तक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को स्टडी किया है, हमने इसके साथ साथ जो है वो पैरेलल फोर्सेस को देखा है, और इसके साथ साथ हमने देखा है कि पैरेलल फोर्सेस मज़ीद 2 टाइप्स की होती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, ये आप वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ये खुद भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो हम आगे चलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, जो हमारा मेजर टॉपिक है, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम भी यूज़ होता है, दैट इज टॉर्क। अब इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास ये एक नट है, और आपको इस बात का पता है कि इस नट को टाइट करने के लिए मुझे एक स्पैनर की ज़रूरत है, इस तरह से, ठीक है, ये एक स्पैनर है। ओके, अब अगर फर्ज करें कि अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास नट है, ये जो नट है ये फिक्स्ड है, मतलब मीन्स टू से फिक्स का मतलब ये है कि ये आगे पीछे नहीं हो सकता। हाँ, स्पैनर की मदद से ये ज़रूर हो सकता है, स्पैनर की मदद से ये ज़रूर हो सकता है कि रोटेट कर सकता है, या तो आप इसको ऊपर की तरफ रोटेट करवा सकते हैं, या फिर आप इसको नीचे की तरफ जो है वो क्या कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। ओके, तो ये एक स्पैनर है। ओके, अगर मैं स्पैनर पे यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करूँ, तो आपको इस बात का पता है कि जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो क्या होगा कि स्पैनर जो है वो इस नट को क्या करेगा, रोटेट करवाएगा। अच्छा, रोटेट किसके अक्रॉस करवाएगा, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस जो है वो क्या करेगा, इसको मूव करवाएगा। मतलब मैंने इस पर यहाँ पे क्या की है, एक फोर्स अप्लाई की है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो मैंने ड्रॉ कर दिया कि इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के थ्रू जो है मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ। अब जब रोटेट करवाऊँगा तो आपको इस चीज़ का पता है कि स्पैनर जो है वो इधर को भी रोटेट, ऊपर को भी रोटेट कर सकता है, और अगर मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाता तो ये इस तरह से भी रोटेट कर सकता है। ऑलराइट, अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरा जो नट है वो इसी लाइन के अक्रॉस क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसी लाइन के अक्रॉस क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसको मैं कहता हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहता हूँ मैं इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, इमेजिनरी लाइन विच, या आप कह लें अक्रॉस विच, अबाउट विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स। यानी कि ये नट इसी लाइन के अबाउट क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, और इसके अक्रॉस जो है ये हमारा नट घूमेगा। या कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो अगर मैं ऐसे घूमूंगा तो मेरे में से जो इमेजिनरी लाइन पास होगी बिल्कुल सीधी, तो इसका मतलब है मैं अपनी एक्सिस के अक्रॉस क्या कर रहा हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ। तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, नाउ ये जो मैंने फोर्स अप्लाई की है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये बेसिकली क्या है, लाइन, जस्ट अ मिनट, इसको मैं कह सकता हूँ लाइन, स्मॉल ही कर लें जी, ओके, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
ये जो मैंने फोर्स अप्लाई की है ये इस लाइन के अक्रॉस अप्लाई किया, तो इस लाइन को मैं क्या कह सकता हूँ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो मैंने आपको शुरू में डिफाइन करके बताया है, द लाइन along which force acts, ऐसी लाइन जिसके अक्रॉस जो है वो फोर्स लगती है। ओके, अब इसको मैं ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तो आपको इस बात का पता है, आपको इस बात का पता है कि आपको इस बात का पता है कि ये जो है अगर मैं ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तो ये एंटाई क्लॉकवाइज मोशन होगी, एंटाई क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है। या आप इसको मोशन ना लिखें तो बेहतर है, अगर ज़्यादा आप बेहतर लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिख देते हैं एंटाई क्लॉकवाइज रोटेशन, फिर रोटेशन हो रही है। इसी तरह से अगर मैं इस रेंच को नीचे की तरफ घुमाता हूँ तो फिर ये जो रोटेशन होगी इसे मैं कहूँगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। अब इसको क्लॉकवाइज क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सुई होती है 2 3 4 5 6 इस डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए हम इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। और अगर आप इसके ऑपोजिट मूव करें तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटाई क्लॉकवाइज। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इसका दरमियानी फासला जो है इसको मैं डिनोट करूँगा डी के साथ, और इसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म को डिफाइन करते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिएगा ज़रा, यहाँ मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, द परपेंडिकुलर distance between line of action of force and axis of rotation, तो इसे हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन का दरमियानी फासला जो है, ये आप सिंपल कहते हैं कि ये स्पैनर की जो लेंथ है इसे हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि किस तरह से जो है फोर्स अप्लाई करने से स्पैनर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मतलब फोर्स जो है वो इसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो हम ये लिख सकते हैं टर्निंग इफेक्ट produced in a body about an axis due to applied force is known as moment of force, या आप इसे क्या कह सकते हैं, टॉर्क। और इसका जो फार्मूला है, फार्मूला आप लिख सकते हैं, टॉर्क को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ग्रीक लेटर है, टॉ, TAU, इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड फोर्स। अगर आप मोमेंट आर्म को अप्लाइड फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टॉर्क की। और ये जो मैंने वैल्यू, ये जो फार्मूला लिखा है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इस तरह से इस पे वेक्टर साइन, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट विल बी इक्वल्स टू मोमेंट आर्म
मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अब ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये बेसिकली वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है इस स्पैनर के अंदर, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है इस स्पैनर के अंदर, उस टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। तो यहां से आपने देखा कि फोर्स जो है वो, जैसे हमने पहले देखा कि फोर्सेस जो हैं वो क्या करती हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ हमने देखा कि फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट बॉडीज़ के अंदर टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क का फिनोमेना कहते हैं। और साथ ही मैंने आपको इसके जो फॉर्म्स हैं वो भी लिखवा दी हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, टाउ। इसको टाउ पढ़ते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो जस्ट अ मिनट मैं आपको लिखवा देता हूँ कि ये जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है दैट इज़ ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर, और इसको हम पढ़ते हैं टाउ, TAU, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अगर आप अप्लाइड फोर्स और मोमेंट आर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। ओके, टॉर्क का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और मोमेंट आर्म एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टॉर्क का जो यूनिट होगा हमारे पास, इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। कि टॉर्क क्या होता है कि जो फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है इस स्पैनर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क। और मैंने सेपरेटली जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को भी डिफाइन कर दिया है, मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी डिफाइन कर दिया है, और मैंने मोमेंट आर्म को भी जो है वो डिफाइन कर दिया है। अब जो एक बात आपने नोट करनी है कि टॉर्क जो है, मैंने लिखा है कि आप इस स्पैनर को दो तरह से जो है वो रोटेट करवा सकते हैं। आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करवा सकते हैं और आप इसे क्लॉकवाइज भी रोटेट करवा सकते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है कि अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हैं तो टॉर्क जो है वो, उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव टॉर्क कहेंगे, पॉजिटिव टॉर्क, ठीक है। इसी तरह से अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस स्पैनर को नीचे की तरफ रोटेट करवाएंगे तो फिर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव टॉर्क होगा। अब ये बात भी आप याद रखें, ये बात भी आप याद रखें कि जब आपने किसी भी नट को खोलना होता है तो आप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि लूज नट, जब आपने नट को लूज करना है तो आपने हमेशा उसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देना है। इसी तरह से अगर आपने इसको टाइट करना है नेट को, तो टाइट नट, तो फिर आपने हमेशा उसको क्लॉकवाइज, मतलब आप नीचे की तरफ इसको रोटेट करेंगे तो टाइट होगा, ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे आप इसे तो हमारा नट जो है वो लूज होगा। तो आपको पता होना चाहिए टाइट करते वक्त जो टॉर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, और सॉरी टाइट करते हुए नेगेटिव होता है, और ओपन करते हुए लूज करते हुए नट को ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बातें जो हैं वो आपने याद रखनी है। अब ज़रा चैट ओपन कर लो। ये समझ आ गई सबको, वेरी गुड। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ये सारी बातें जो मैंने एक एक चीज़ लिखी हुई है आपको नज़र आ रही है, ये टाइट कब होता है, लूज कब होता है, नेगेटिव टॉर्क कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, मोमेंट आर्म क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या होता है। और दूसरी बात आपने ये बात याद रखनी है, ज़रा फोकस कीजिएगा। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें कि मैंने आपको बताया कि टॉर्क जो है, टॉर्क इज एक्चुअली मोमेंट आर्म, या अभी इसको वेक्टर फॉर्म रहने दें, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। यस, आपने पढ़ा है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक है।
अगर आप स्पैनर की लेंथ कम करेंगे, आई रिपीट, अगर आप स्पैनर की लेंथ डिक्रीज करेंगे, मतलब ये जो स्पैनर आपने यूज़ किया है ये आपको उसकी लेंथ नज़र आ रही है, अगर मैं इसकी लेंथ को कम करूँगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए आपने नोट किया होगा जो बड़ी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होती हैं, जब उनका टायर खोला जाता है तो उसका जो मूवमेंट आर्म है रेंच का या स्पैनर का वो बढ़ा लिया जाता है ताकि आपको कम फोर्स लगानी पड़े। आप जितना मूवमेंट आर्म कम रखेंगे आपको ज़्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जितना कम मूवमेंट आर्म होगा ज़्यादा फोर्स, मीन्स टू से कि स्मॉल, ये देखें स्मॉल मूवमेंट आर्म, ठीक है, और लार्ज मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म। अच्छा, स्मॉल मूवमेंट आर्म होगा तो लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड होगी टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। अगर लार्ज मूवमेंट आर्म होगा तो स्मॉल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी आपको, स्मॉल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी आपको टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, क्लियर हो गया। यस, लेंथ, लेंथ नहीं कहेंगे हम इसको बेटा मोहम्मद उसामा, हम इसको कहेंगे मोमेंट आर्म। तो जब टॉर्क की बात होती है तो आप मोमेंट आर्म कहेंगे। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। चलें, इसका मतलब है कि आपको टॉर्क कंप्लीट क्लियर हो गया। तो इसके साथ नेक्स्ट एक एग्जांपल दी हुई है, आपने उस एग्जांपल को लाजमी सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। तो ये जो बोर्ड है आपको ये सारे का सारा जो है वो आपको ड्राइव पे मिल जाएगा, आप वहाँ से दोबारा भी देख सकते हैं। मैं फिर भी आपको एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ कि हमने शुरू में जो है वो क्या पढ़ा था। ये देखें, ओके, यस, ये देखें डायनेमिक्स, ये देखें डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, ये बात हुई है। उसके बाद मैंने आपको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स समझाया है, उसकी डेफिनेशन लिखवाई है मैंने आपको। देन जो है फोर्सेज ऑन बॉडीज़ का बताया कि पैरेलल फोर्सेज, लाइक पैरेलल फोर्सेज, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, ये बताया मैंने आपको। उसके बाद जो है वो मैंने आपको मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क के बारे में बताया, डेफिनेशन लिखवाई है, उसका फार्मूला लिखवाया, उसका यूनिट लिखवा दिया आपको। उसके बाद उसकी डायग्राम बना के उसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स जो थे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। देन मैंने आपको ये बताया है कि फोर्स जो टॉर्क होता है उसमें मोमेंट आर्म का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ऑलराइट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। अगर आपके कोई मज़ीद की क्यूरीज हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रियल टाइम आंसर कर दूंगा। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।